दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका इजराइल के संबंध में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है ताकि वह फिलिस्तीनियों के संबंध में उसके द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोक सके, उस पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध लगवा सके। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा दक्षिण अफ्रीका इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्यों ले जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में है। आप जानते हैं अक्टूबर 2023 से लगातार गजा पट्टी पर इजराइल हमले कर रहा है, क्योंकि उससे पहले गजा पट्टी में शासन करने वाले हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया था। इन हमलों में लगातार काफी लोगों की, सिविलियंस की, नागरिकों की जानें जा रही हैं और इन लगातार होते हमलों के संबंध में दक्षिण अफ्रीका का यह मानना है कि वस्तुतः नरसंहार के तत्व दिखाई देते हैं और इसीलिए वो इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि वस्तुतः इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, नरसंहार सम्मेलन के तहत किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह की जिम्मेदारियां नरसंहार कन्वेंशन तय करता है। वस्तुतः यहां कन्वेंशन होना चाहिए, सम्मेलन नहीं, कन्वेंशन। ये किस तरह की जिम्मेदारियां पक्षकारों पर डालता है और किस तरह के अधिकार प्रदान करता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने मामलों को लेकर के जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, यानी मुद्दा क्या है और दक्षिण अफ्रीका की इसके अंतर्गत मांग क्या है, यह हमारा अगला पक्ष होगा। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टर्म्स है एर्गा ओमनेस पार्टीज, इसको जानेंगे वस्तुतः ये क्या है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले हमारे लिए एक सूचना देनी जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे किसी भी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप आसानी से पा सकते हैं और उस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम का नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वस्तुतः इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना आप जानते हैं उसी तरह से 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है। ये एक प्रमुख न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र का और राज्यों के बीच कानूनी विवादों का ये निपटारा करता है। किसी व्यक्तिगत मामले का निपटारा करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और इन दोनों का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, दोनों का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के मामले में, उनसे जुड़े मामलों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ऑटोमेटिकली निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन यह निर्णय तब लेता है जब इससे जुड़े हुए पक्षकार केवल उन मामलों पर निर्णय लेता है जो सहमति देने वाले राज्यों द्वारा इसके समक्ष लाए जाते हैं। सहमति यानी नरसंहार के मामलों की बात हो रही है। नरसंहार के मामलों में तब यह निर्णय लेता है जब नरसंहार से जुड़े हुए कन्वेंशन यानी उसके कन्वेंशन से जुड़े हुए पक्षकारों यानी जिन देशों ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की है उनके द्वारा ही इसके सामने कोई मामला लाया जाता है। यानी सहमति महत्वपूर्ण है और सहमति नरसंहार कन्वेंशन के एक आर्टिकल से उत्पन्न होती है। अभी हम नरसंहार कन्वेंशन की बात करेंगे। सामान्य तौर से आप उसकी पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जान लीजिए। यानी नरसंहार कन्वेंशन से जुड़े हुए किसी भी पक्षकार द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का मुद्दा लाया जा सकता है, जो कि नरसंहार कन्वेंशन के एक आर्टिकल से उत्पन्न होता है। और जब नरसंहार कन्वेंशन की व्याख्या या उसकी पूर्ति या उसके एप्लीकेशन से संबंधित पक्षों के बीच कोई विवाद हो तो उस विवाद को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने लाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और इजराइल दोनों ही नरसंहार कन्वेंशन के एक महत्वपूर्ण पक्षकार हैं और पक्षकार होने के नाते दोनों की इसके प्रति जवाबदेही बनती है और उसके निर्णयों को भी एक प्रकार से उस पर दबाव बनता है। हालांकि एनफोर्समेंट, अपने निर्णयों को लागू करवाने का अधिकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे नहीं है, लेकिन एक मॉरल अथॉरिटी के रूप में वो महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। अब हमारे लिए जरूरी है कि नरसंहार कन्वेंशन के बारे में जाने। नरसंहार कन्वेंशन को
1948, 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो प्रभावी हुई 12 जनवरी 1951 से। ये नरसंहार को परिभाषित करती है, किन रूपों में परिभाषित करती है, 5 तरीके निर्धारित करती है कि इन चीजों के आधार पर किसी भी कृत्य को नरसंहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कौन से कृत्य हैं? अगर एक समूह के सदस्यों की हत्या कर दी जाए, या गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाई जाए, समूह पर ऐसी जीवन स्थितियां थोपी जाए कि उनकी शारीरिक हानि हो, शारीरिक विनाश हो, समूह के भीतर ही इस तरह के कृत्य किए जाएं ताकि जन्मों को रोकने के इरादे से उपाय लागू करना, यानी समूह के भीतर इस तरह के कृत्य किए जाएं ताकि उनमें बर्थ ही ना हो, उनमें बच्चों का जन्म ही ना हो पाए, और किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय, धार्मिक समूह को आंशिक या पूर्णतः नष्ट करने के लिए तरीका अपनाया जाए कि एक समूह से दूसरे समूहों में बच्चों का स्थानांतरण कर दिया जाए ताकि एक पूरा समूह ही हाशिए के कगार पर आ जाए, नष्ट होने के कगार पर आ जाए। तो इस तरह की स्थितियों को नरसंहार में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक तो है फिजिकल एक्ट और दूसरा है इंटेंट, पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का विशिष्ट इरादा। इस विशिष्ट इरादे को परिभाषित किया जाता है डोलस स्पेशलिसिस के नाम से, और नरसंहारों को अलग तरह के अपराधों जैसे युद्ध अपराध, नृजातीय सफाया जिसको एथनिक क्लींसिंग बोलते हैं, और मानवता के विरुद्ध किए गए अपराधों से अलग करने के लिए ये डोलस स्पेशलिसिस की व्याख्या होना जरूरी है, क्योंकि ये जो विशिष्ट इरादा है यही किसी भी तरह के अपराध को यानी को नरसंहार की श्रेणी में शामिल करता है। ये विशिष्ट इरादा ही युद्ध अपराध को, नृजातीय सफाई को और मानवता के विरुद्ध किए गए अपराध को नरसंहार से अलग करता है। नरसंहार में विशिष्ट इरादे को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को युद्ध अपराध, नृजातीय सफाई और मानवता के विरुद्ध अपराधों में ऑटोमेटिकली क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन प्रदान नहीं किया गया है। नरसंहारों के संबंध में अगर कोई देश जाता है इस कन्वेंशन के तहत तो वो ऑटोमेटिकली उस पर कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाता है। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि इस दक्षिण अफ्रीका ने किन मुद्दों को लेकर इजराइल पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है और उसकी मांग क्या है। आप जानते हैं अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार से पहले हमास संगठन द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, उसके बाद इजराइल द्वारा एक सामूहिक कार्रवाई पूरी गजा पट्टी में की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका का आरोप है कि इसके इजराइल के कई कृत्य ऐसे हैं जिनको नरसंहारों की श्रेणी में रखा जा सकता है, जैसे इजरायली अधिकारियों ने नरसंहार कृत्य करने या उन्हें रोकने में विफलता का विशिष्ट इरादा, जिसको डोलस स्पेशलिसिस के नाम से जाना जाता है, वो अभिव्यक्त किया है। और ये और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं जमीन पर किस प्रकार की कितने बड़े स्केल पर हत्याएं हुई हैं, अपंगता पैदा हुई है, लोगों को बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन झेलना पड़ा है और विनाश का एक महत्वपूर्ण स्तर, विनाश का एक बड़ा स्तर दिखाई देता है, महत्वपूर्ण नहीं एक बड़ा स्तर दिखाई देता है जो निरंतर नरसंहार के सबूत पेश कर रहा है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वो 9 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट पेश करेगा जो दिखाता है कि राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों सहित वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के बयानों से यह स्पष्ट होगा कि ये विशिष्ट इरादे से की गई कार्रवाई है जो वो फिलिस्तीनियों के संबंध में गजा पट्टी में कर रहा है। और जरूरी है इजराइल नरसंहार को रोकने और नरसंहारों के लिए प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूप से उकसाने वालों पर मुकदमा करने में भी असफल रहा है, जो महत्वपूर्ण रूप से उसके इंटेंट को प्रदर्शित करता है, डोलस स्पेशलिसिस को प्रदर्शित करता है, उसके विशिष्ट इरादे को प्रदर्शित करता है। और इन कारणों से उस पर नरसंहार के संबंध में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तुरंत किसी न किसी प्रकार का एक त्वरित उपाय पेश करे, एक अनंतिम उपाय पेश करे ताकि यह घटना रुक सके। यानी फिलिस्तीन, गजा में फिलिस्तीनियों को तत्काल राहत की आवश्यकता है। अदालत से उसने कहा है कि वो इजराइल को गजा में अपने सैन्य अभियान को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे और साथ ही अदालत इजराइल से यह भी कहे कि वो प्रत्यक्ष और सार्वजनिक उकसावे में शामिल न हो, किसी प्रकार की साजिश न रचे और नरसंहार के जो
तत्व हैं, नरसंहार के जो एविडेंस है, जो सबूत है, उन्हें नष्ट करने का किसी भी प्रकार के से प्रयास न करें, उसकी डिमांड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। इसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका फिलिस्तीनियों के संबंध में इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है? तो दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि उसका ये अधिकार, उसके दायित्वों, जिनको आप एर्गा ओमनेस पार्टीज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उससे पैदा होता है, उसी पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नरसंहार कन्वेंशन का सदस्य है, नरसंहार कन्वेंशन यानी कन्वेंशन को हिंदी में अभिसमय आप कह सकते हैं, अगर कोई भी इसका सदस्य है तो वो दुनिया में कहीं भी घटित हो रही इस तरह की नरसंहार की घटनाओं पर सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए, यानी कम्युनिटी हित को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दायर कर सकता है। और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ अगर वो नरसंहार अभिसमय का सदस्य है, दोनों ही पक्षकार हैं, दक्षिण अफ्रीका एक पक्षकार है और इसी के तहत वो अपना अधिकार मानता है, सामुदायिक हित के अंतर्गत अपना अधिकार मानता है, अपना दायित्व मानता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस तरह के मामले गए हैं। वर्ष 2022 में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मामला दर्ज किया था नरसंहार के संबंध में। उसी प्रकार से 2019 में गाम्बिया म्यांमार के खिलाफ गया था रोहिंग्याओं का नरसंहार करने के विरोध में, और यह पहला ऐसा मामला था जब किसी तृतीय पक्ष द्वारा, यानी जो संघर्ष में शामिल पक्ष नहीं है, उसके द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लाया गया था। अब ये दूसरा इस तरह का मुद्दा होगा। तो अब अगर इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो वो किसी न किसी तरह की मॉरल अथॉरिटी का एक दबाव बनाएगा। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए किसी तरह का एनफोर्समेंट पावर नहीं है उसको प्रभावी रूप से लागू करने की। कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को मानेंगे। इजराइल ने इस तरह के किसी भी नरसंहार से इनकार किया है और उसने ये इस कार्रवाई को, इस तरह की कार्रवाई को नजरअंदाज करने की बात कही है, कहा है कि उसने इस तरह का कृत्य नहीं किया है। इसी तरह से फ्रांस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को मानेगा। भारत ने अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंत में इससे संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? नरसंहार कन्वेंशन कब से प्रभावी हुआ? आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 1951, फरवरी 1952, मार्च 1953 या अप्रैल 1954। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी आपको हमारे प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।